रोबोटिक्स की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हम रोबोट की बेसिक इंट्रो के बारे में देख चुके थे, रोबोट और रोबोटिक्स के डिफरेंस के बारे में देख चुके थे। रोबोट की एक बेसिक हिस्ट्री हमने देख ली थी, ब्रीफ हिस्ट्री देख ली थी कि कब कहाँ कैसे कैसे कौन सी चीज़ जनरेट हुई, उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको पता करना है उसके बारे में भी मैंने बात करी थी। इस लेक्चर में हम बेसिकली प्री के बारे में अब आगे बढ़ेंगे, प्री के सिलेबस के लिए आगे बढ़ेंगे रोबोटिक्स की तरफ। ठीक है, रोबोट के लिए हम मेंस के सिलेबस में अलग से पढ़ेंगे, अभी हम चालू कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। ओके, तो रोबोटिक्स में पढ़ना है हमको साइंस, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग उसकी, कि किस प्रकार से रोबोट बनता है। ठीक है, तो आप अगर रोबोट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी को स्टडी करिए तो आप रोबोट को पढ़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी इस हैंड की बात करता हूँ, हाथ की बात करूँ, तो इस हाथ में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसके बारे में आपको सही तरीके से मालूम है तो आप रोबोट के सारे कंपोनेंट्स के बारे में ऑटोमेटिकली पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मेरे को इस हाथ से अगर कोई चीज़ उठाना है तो ऑब्वियसली मुझे ग्रिप चाहिए, ये रही मेरे पास ग्रिप है, ऑब्वियसली चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ये वाली और ये मेरा फिक्स बेस है, मैं मान लीजिए मैं यहाँ ऐसे नहीं सरक सकता, अगर मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इस पेन को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाथ आगे ले जाना पड़ेगा और कलाई को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, फिर इसको आगे ले जाना पड़ेगा, तब मैं इसको पकड़ पाऊंगा। इसका मतलब मुझे कलाई भी चाहिए, कलाई नहीं होगी अगर ये ऐसा सीधा रहता तो मैं इसको कैसे पकड़ पाता। ऑब्वियसली इसको पकड़ने के लिए मुझे हाथ को ऐसा करना पड़ेगा, कलाई को मोड़ना पड़ेगा, तो मुझे एक एंड इफेक्टर चाहिए, ग्रिपर बोल रहा हूँ जिसको। ठीक है, कोई भी पकड़ने वाली चीज़ होनी चाहिए, कलाई होनी चाहिए, रिस्ट होना चाहिए, एक बेस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जिसके अगर मान लीजिए ये चीज़ फिक्स नहीं होती तो इसके वजन से भी ये हाथ मेरा नीचे गिर जाता। ठीक है, तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक ग्रिपर होना चाहिए, कलाई होना चाहिए। ये तीन चीज़ों के बारे में मुझे पता चल गया। ठीक है, बताइए याद रखने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन देखी थी रोबोट की तब हमने देखा था कि रोबोट ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो पहले उसको पकड़ना तो पड़ेगा। जब आप उसको पकड़ लेंगे तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाएंगे। तो पकड़ने के लिए पकड़ने वाला एंड इफेक्टर या ग्रिपर होना चाहिए, एक फिक्स बेस होना चाहिए और इधर से उधर मूव कराने के लिए एंड इफेक्टर से कनेक्टेड एक कलाई होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इस रोबोट को आप ध्यान से देखें। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है, अगर ये मेरा जो हाथ है ये बिल्कुल सीधा एक हड्डी से बना होता तो क्या मैं ऐसे मूव कर पा रहा होता अपने हाथ को? किसी भी तरह से मूव कर पा रहा होता? नहीं कर पा रहा होता। ये पेन है, इस पेन में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी जोड़ नहीं है, इसलिए ना ये टेढ़ा हो सकता है ना किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, सीधा ही रहेगा। लेकिन रोबोट को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर टारगेट यहाँ पर है तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। मतलब उसमें इतने जोड़ होने चाहिए जो उसको वहाँ तक ले जाने में सक्षम हो। तो मुझे ऑब्वियसली जॉइंट्स की ज़रूरत और लिंक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये लिंक्स और जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब मुझे दिख रहा है कि ये पेन यहाँ पर है और ये हाथ मेरा इसको जाकर यहाँ पकड़ने वाला है, तो ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई कमांड तो दे रहा होगा। और कमांड कौन दे रहा होगा? ब्रेन बोलेगा कि हाथ भाई जाओ, जाकर उस पेन को पकड़ो, तब तो ये हाथ पकड़ेगा। नहीं तो रोबोट अगर अपने मन से काम करने लगेगा तो फिर तो वही होगा जो रोबोट मूवी के एंड में हुआ था। जब रोबोट अपने हिसाब से काम करने लगेगा तो तबाही मच जाएगी। तो ऑब्वियसली उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए आपके पास सिचुएशन होनी चाहिए, एक कंट्रोलर होना चाहिए। जैसे हमारे पास दिमाग है, ऐसे ही रोबोट के लिए कंट्रोलर होगा जिसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा हाथ ये आगे जा क्यों पा रहा है, हमारा हाथ मूवमेंट ही क्यों करता है? आप अगर हाथ को ऐसे रखे रहेंगे नॉर्मल तो आपके हाथ दुखेंगे नहीं, लेकिन आपने हाथ ऐसे कर दिया तो आप हाथ कितनी देर तक ऐसे रख सकते हैं? ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे, आपके हाथ दुखने लगेंगे, आपको हाथ वापस ऐसे करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने हाथ यहाँ किया, यहाँ की मसल खिंच गई आपकी, यहाँ की मसल आपकी एक्सटेंड हो गई, यहाँ की मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे खिंचाव जनरेट हो गया है मसल में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट।
तो अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो साइंस में सीधी सीधी भाषा में एक लाइन लिखी हुई है कि आपके मूवमेंट के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल के कारण ही आप किसी भी प्रकार का मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरा हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ मूवमेंट कर रहा है तो वो किसके कारण कर रहा है? मेरी मसल्स के कारण। तो ऐसा ही मूवमेंट अगर मुझे रोबोट में कराना है तो रोबोट में भी मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराना पड़ेगी जिसके थ्रू मैं मूवमेंट करा सकूं, और वो चीज़ है उसकी ड्राइव्स, जैसे कि गियर ट्रेन्स हुई, चेन ड्राइव हुई, पुली बेल्ट हुआ, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में अगर चेन नहीं होगी तो पिछला वाला पहिया नहीं चलेगा। वो एक ड्राइव है जिसके माध्यम से उस चीज़ को आपने रोटेट कराया। इसी प्रकार से अगर आपको इस रोबोट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके की ड्राइव्स लगानी पड़ेंगी। वो किसी भी प्रकार की ड्राइव हो सकती है, ओके। उसको चलाने के लिए लगाने वाली चीज़, जैसे हमारी बॉडी को कौन चलाता है? मसल्स चलाती हैं। ऐसे ही रोबोट को चलाने के लिए मुझे ड्राइव चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये सब चीज़ें कर दी, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पेन यहाँ है? सर कोडिंग कर देंगे, कोडिंग से उसकी लोकेशन बता देंगे, लोकेशन बताने के बाद वो वहाँ चले जाएगा। फिर एक शरारती बच्चा आया, शरारती बच्चे ने इस पेन को उठाकर यहाँ कर दिया। अब क्या करोगे? अब आपके पास रोबोट में होने चाहिए सेंसर, ठीक है। सेंसर उस चीज को सेंस करे। जैसे मेरे पास क्या है? आंखें हैं। आंखों ने सेंस कर लिया कि ये पेन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो अब मेरा हाथ यहाँ जाके यहाँ नहीं उठाएगा, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ जाके यहाँ उठाएगा। तो रोबोट में सेंसर भी होना चाहिए। सेंसर के माध्यम से वो ये पता लगा सके कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, कैसी है, कहाँ पर है, कहाँ जाकर मुझे उस चीज़ को उठाना है, कैसे उसको पिक करना है, कैसे मूव करना है। ये चीज़ आप प्रोग्रामिंग के थ्रू तो बताएंगे ही, साथ में उसमें सेंसर होने चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंटल कंडीशन ना बने। तो आपको मालूम होने चाहिए कि ये रोबोट के कंपोनेंट्स है, घटक है, जो याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आपके भी यही कंपोनेंट है, बस उसको आपको रोबोट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका हाथ है, हाथ में आपके पास एक फिक्स बेस है, आपके पास एक एंड ग्रिपर है, आपके पास रिस्ट है, आपके पास सेंसर है, आपके पास कंट्रोलर है, आपके पास ड्राइव है, आपके पास जॉइंट्स है, आपके पास लिंक्स हैं, आपके पास सब कुछ है जो एक रोबोट के पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ही को देखकर रोबोट को बनाया गया है। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये इसका फिक्स बेस है, दिख रहा है, ये आपका फिक्स बेस है। फिक्स बेस के बाद ये जो दिख रहे हैं ये जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपका एंड इफेक्टर या ग्रिपर है, ये रिस्ट है, यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये ड्राइव्स हैं जिनसे ये आगे चलेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं पर बटन्स या सप्लाई बना रखी होगी अपन ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं जो एक रोबोट में होनी चाहिए। और वो किसके थ्रू बनाई गई हैं? मुझको ही देखकर बनाई गई हैं। मुझको देखकर मतलब एक इंसान को देखकर ही इसमें बनाई गई है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट्स की, ठीक है। अब अभी हमने कंपोनेंट्स देख लिए, कंपोनेंट्स में बात करी थी हमने लिंक्स एंड जॉइंट्स की। तो अब लिंक्स और जॉइंट्स की अगर बात करें तो कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जॉइंट सिर्फ दो तरीके के होते हैं। एक जॉइंट होता है लीनियर जॉइंट। लीनियर मतलब जो सीधी रेखा में चलता हो। रोटरी मतलब जो गोलाकार क्षेत्र में चलता हो, ठीक है। तो दो ही तरीके के जॉइंट होते हैं। लीनियर जॉइंट आपके अनुसार मतलब जितना हमको ज़रूरी है उतने के अनुसार। ऐसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन हमको सब तरीके के में नहीं जाना, हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके बारे में पता करते हैं। एक होता है लीनियर जॉइंट, एक होता है रोटरी जॉइंट। ये सब जो है ये उसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ होती है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सिलेबस में नहीं है, स्वतंत्रता की कोटि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली, क्योंकि इसको समझना कोई इतना कठिन काम नहीं है कि ये कौन सा नया शब्द आ गया इसको हम समझ लेंगे तो हमारा पीएससी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और इस चीज़ को समझ के आपने जॉइंट्स पर और रोबोट्स पर अप्लाई कर दिया तो ये यकीन मानिए कि आपका रोबोटिक्स बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप साइड में रख दीजिए, उसके बाद आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन उसको याद रखने में बड़ी दिक्कत आने वाली है।
इसलिए मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लें और उसको इस चीज पर अप्लाई करें। देखिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के मोशन को, किसी भी चीज के मोशन को या कोई भी चीज कहीं मूव कर रही है उसके मोशन को समझने के लिए जितने पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ के मोशन को समझने के लिए जितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है वो उस चीज़ की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे ये पेन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे ये बताने के लिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मुझे कितने पैरामीटर चाहिए, कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये बता पाऊँगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑब्वियसली एक, क्यों? एक्स, मैंने कुछ और पूछा, गति पूछी, डिस्टेंस पूछी, कुछ नहीं पूछा। मैं सिर्फ आपसे काइनेमेटिक्स पूछ रहा हूँ, मोशन पूछ रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इतना बता दूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। खत्म। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। बताइए अब कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी? अब मुझे एक्स एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ेगा, मुझे वाई एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बता दूंगा, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे इसकी एक्स एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ेगी, वाई एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ेगी, जेड एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ेगी, तब मैं बता पाऊंगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। मतलब किसी भी चीज के मोशन के बारे में और उसकी ओरिएंटेशन के बारे में सही तरीके से बताने के लिए मुझे जितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही है उस चीज को बोलता हूं मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक पॉइंट है, ये गोला है, ठीक है, जो स्पेस में है। ध्यान दें ये स्पेस में है। स्पेस में अगर मुझे बताना है कि ये कहाँ पर है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को या इस स्फीयर को बताने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसकी एक्स एक्सिस के बारे में, इसकी वाई एक्सिस के बारे में और इसकी जेड एक्सिस के बारे में। अगर मैं ये तीनों चीज़ें बता दूं तो मैं ये चीज़ बहुत आसानी से बता पाऊंगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में। लेकिन मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर ये सर्कल नहीं होती, ये होती आपका एक इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट होता। ठीक है। इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट होता। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा? अब मुझे इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो बताना ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो बताना ही है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं स्पेस में खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक्स एक्सिस में यहाँ से इतनी दिशा में हूँ, वाई एक्सिस में इतनी दूर हूँ, जेड एक्सिस में इतनी दूर हूँ, चलो बता दिया। लेकिन मैं सीधा खड़ा हूँ कि मैं लेटा हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, ये भी तो बताना पड़ेगा। हो सकता है मैं ऐसा खड़ा हूँ, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ये चीज़ पता कैसे चलेगी सामने वाले? हो सकता है मैं ऐसे जा रहा हूँ कहीं पर आगे, अगर मैं ऐसे कहीं पर आगे जा रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी? ये चीज़ मुझे कैसे मालूम हो पाएगी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ? मुझे आपकी ओरिएंटेशन भी बताना पड़ेगी। मतलब मुझे ये भी बताना पड़ेगी कि इस एक्सिस से मैं कितना घुमा हुआ हूँ, इस एक्सिस से कितना घुमा हुआ हूँ या इस एक्सिस से कितना घुमा हुआ हूँ। मतलब मैं सीधा खड़ा हूँ या मैं इस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा हुआ हूँ, या मैं इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा हुआ हूँ, या मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा हुआ हूँ। ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सही से बता पाऊंगा कि हाँ ये इस जगह पर तो है, लेकिन ये इस जगह पर भी इस डायरेक्शन में घुमा हुआ खड़ा हुआ है। तो इस स्पेस में इस ऑब्जेक्ट के बारे में सटीक जानकारी कितने पैरामीटर के माध्यम से मिलेगी? मुझे कम से कम 6 चीज़ों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। वो 6 चीज़ें क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में, प्लस 3 कौन सी? उसके ओरिएंटेशन के बारे में। अगर उन तीनों के ओरिएंटेशन और तीनों एक्सिस के बारे में पता है तो मैं स्पेस में सही से जानकारी दे सकता हूं कि कहां पर और कैसा है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही चीज़ मैं 2D की बात करूं, ये तो 3D की बात कर ली, यही मैं अगर 2D की बात करूं, मान लीजिए ये बोर्ड है, मान के लीजिए है ही, और इस पर मैं डस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं डस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ,
तो देखिए ये डस्टर ने इस्तेमाल किया एक एक्सिस, दो एक्सिस, वही वाली एक्सिस, तो मैं पूरा बोर्ड रब कर पा रहा हूँ, दो एक्सिस का इस्तेमाल लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस डस्टर को यहीं पर रखा रहने दूँ, अगर इस डस्टर को यहीं रहने दूं तो इतने बोर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, और इतना इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो ये एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसे खींचना पड़ेगा। तो ये तीसरी एक्सिस में आ जाएगा, मतलब कम से कम मुझे 3 एक्सिस में काम करने की जरूरत पड़ेगी 2D में। 2D में मुझे कम से कम 3 एक्सिस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। क्यों? क्योंकि इसमें तो ओरिएंटेशन एक ही होने वाला है, क्योंकि मुझे पहले से पता है इस चीज का ओरिएंटेशन कैसा है, ऐसा है, इसीलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 3D में मुझे क्या मालूम ये बोर्ड को मैं ऐसा घुमा रहा हूँ कि ऐसा रखा है या ऐसा घूम रहा है, तब वो 3D की बात हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे पता है ना कि बोर्ड ऐसा है और उसके ऊपर मैं किसी चीज से काम कर रहा हूँ, तो 2D में काम कर रहा हूँ। तो अगर 2D में काम कर रहा हूँ तो मुझे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मिलेंगी, तो मेरा काम चल जाएगा, मतलब 3 पैरामीटर से काम चल जाएगा। एक तो ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, और एक जो बोर्ड निकल के आ रहा है वो जेड एक्सिस। इन तीनों के बारे में भी पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो मुझे क्या मालूम चला यहाँ से? मुझे ये मालूम चला कि स्पेस में मुझे अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाए तो मैं कोई भी चीज आसानी से कर सकता हूँ, और अगर मुझे प्लेन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाए तो मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 6 ही डिग्री फ्रीडम होना जरूरी है या 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन में होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपकी स्पेस में 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो वो एक नॉर्मल तरीके से कोई भी काम कर पा रहा है, किसी भी चीज की लोकेशन में सही तरीके से किसी भी चीज के बारे में पता कर पा रहा हूं। और एक रोबोट चाहता क्या है? एक रोबोट यही तो चाहता है कि आप उसको एक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे दें जिससे वो अपना काम सही से कर ले। तो अगर स्पेस में किसी रोबोट को सही काम करना है तो उसको एटलीस्ट कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी पड़ेगी? आपको कितने पैरामीटर्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी? 6 पैरामीटर के बारे में उसको जानकारी देना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उसको 5 ही पैरामीटर के बारे में जानकारी दी, अगर सिर्फ 5 पैरामीटर के बारे में जानकारी दी, तो एक ना एक जानकारी आपने उससे छुपा ली। एक ना एक जानकारी अगर आपने उसको नहीं बताई तो वो हो सकता है उस फील्ड में काम ना कर पाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस फील्ड में काम करवाने की जरूरत ही ना हो, ठीक है, तो वो उस हिसाब से रोबोट को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आइडियली देखा जाए तो अगर 3D में अगर रोबोट से काम कराना है तो उसको कितनी चीजों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी? हमें कम से कम 6, और 2D में कराना है तो कम से कम 3 चीजों की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप रोबोट को 6 से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, 6 से ज्यादा पैरामीटर, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो ऐसे रोबोट को बोलता हूं रिडंडेंट रोबोट। क्या बोलता हूं? रिडंडेंट रोबोट बोलता हूं अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से ज्यादा है। कब? 3D में। 3D की अगर बात कर रहा हूं, 3D में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से ज्यादा है तो ऐसे रोबोट को क्या बोल रहा हूं? रिडंडेंट रोबोट। और अगर 3D में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से कम है तो ऐसे रोबोट को बोलता हूं अंडर एक्चुएटेड रोबोट। क्लियर है? देखिए, 6 पैरामीटर्स मैं किसी रोबोट को बताऊंगा तो वो काम कर लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, या उससे ज़्यादा कोई ऐसी कॉम्प्लेक्शन हो जिसमें मुझे 6 से ज़्यादा पैरामीटर प्रोवाइड कराना पड़ रहे हो किसी रोबोट को जिससे वो काम कर पाए ढंग से, तो ऐसे रोबोट को क्या बोलूँगा? रिडंडेंट रोबोट। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से कम हो, तो ऐसे रोबोट को क्या बोलूँगा? अंडर एक्चुएटेड रोबोट 3D में, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन की बात करूं तो प्लेन में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 से ज्यादा है तब उसे बोलूंगा रिडंडेंट रोबोट, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से कम है तब क्या बोलूंगा? उसे अंडर एक्चुएटेड रोबोट। बात वही है, बोल वही रहे हैं, लेकिन बस प्लेन में किससे कंपैरिजन कर रहा हूं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और स्पेस में कैसे काम कर रहा हूं? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से।
क्लियर है? अब देखिए चीजें कितनी सरल होने वाली है अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बस ये है कि किसी भी एक चीज की पर्टिकुलर लोकेशन पता करने के लिए कितनी पैरामीटर की आपकी ज़रूरत है। मतलब अगर ये पेन यहाँ पर है तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस में कितनी दूर है, वाई एक्सिस में कितनी दूर है, जेड एक्सिस में कितनी दूर है। तो रोबोट को मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस में इतनी दूर है, वाई एक्सिस में इतनी दूर है, जेड एक्सिस में इतनी दूर है। अब मैंने उसको ये भी बता दिया कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट वो 45 डिग्री मूव किया हुआ है। तो अब रोबोट क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ऐसे सीधे ऐसे घूमेगा। और देखिए अगर ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन मैंने उसे बता रखा है कि वो एक्स एक्सिस में 45 डिग्री मूव किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को भी ऐसे मूव कर लेगा, क्योंकि अब ऐसे करके वो उसको ग्रिप करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर पाएगा। ठीक है, तो स्पेस में मुझे उसकी ओरिएंटेशन के बारे में भी जानकारी देना पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन आगे देखते हैं तो पता चलेगा क्यों पढ़ा है अपन ने ये रेवोल्यूट जॉइंट या ट्विस्ट जॉइंट। ठीक है, रेवोल्यूट जॉइंट या ट्विस्ट जॉइंट क्या होता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट मूव करना जहां पर वो 90 डिग्री हो। जैसे मेरी कलाई को देखिए, ये कलाई मेरी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे देखिए, ये एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है। तो मूवमेंट कहाँ है उसका, 90 डिग्री पर। ये एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है जो वो 90 डिग्री पर है। अगर ऐसा कोई जॉइंट होता है उसे बोलते हैं रेवोल्यूट जॉइंट। ठीक है, जैसे मेरी गर्दन को देखिए, ये रेवोल्यूट जॉइंट है, ये रेवोल्यूट जॉइंट है, लेकिन ये रेवोल्यूट जॉइंट नहीं है, ये रेवोल्यूट जॉइंट नहीं है। फिर से ध्यान दें, ये रेवोल्यूट जॉइंट है क्योंकि एक्सिस ये है और मूवमेंट ऐसा है, ये रेवोल्यूट जॉइंट है। ठीक है, एक्सिस ये है, मूवमेंट ऐसा है, ये रेवोल्यूट जॉइंट है। लेकिन एक्सिस ये है और मूवमेंट ये है। एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट के बीच में से निकल के जा रही है, यानी 0 डिग्री पर मूवमेंट है, तो उसे बोलता हूं ट्विस्ट जॉइंट। जैसे ये पेन है, ये पेन के बीच में से ऐसा एक्सिस जा रहा है और पेन को मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाऊं, तो ये कौन सा मूवमेंट है, ट्विस्ट। कैसा मूवमेंट है, ट्विस्ट। कैसा जॉइंट हो जाएगा ये, ट्विस्ट जॉइंट। लेकिन यही ऐसी एक्सिस हो और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, तो ये कैसा जॉइंट हो जाएगा, रेवोल्यूट जॉइंट। ओके, तो देखिए अगर मुझे बताना है कि ये मेरी कलाई इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अबाउट, अब मैं देखिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूट हो रही है, मतलब मुझे कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ी, मतलब मैं सिर्फ एक चीज बता दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब रेवोल्यूट जॉइंट क्या कर रहा है, मुझे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करा सकता है। मतलब मुझे अगर रोबोट बनाना है, सिर्फ रेवोल्यूट जॉइंट लगाकर रोबोट बनाना है, स्पेस में काम कराने वाला। ध्यान देना, अगर मुझे सिर्फ रेवोल्यूट जॉइंट लगाकर स्पेस में काम कराने वाला रोबोट बनाना है तो कितने रेवोल्यूट जॉइंट लगाने पड़ेंगे, कम से कम 6 रेवोल्यूट जॉइंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक रेवोल्यूट जॉइंट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, इसलिए 6 रेवोल्यूट जॉइंट लगाने पड़ेंगे, जिससे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाए और मेरा रोबोट स्पेस में काम करने लायक हो जाए। क्लियर है? जैसे मैं अभी इससे पहले जो आपको रोबोट दिखाया था उसमें दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो रोबोट है, ठीक है, इसमें देखिए रेवोल्यूट जॉइंट कहाँ कहाँ है। एक तो ये है रेवोल्यूट जॉइंट, एक ये रेवोल्यूट जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक रेवोल्यूट जॉइंट ये लगा हुआ है, एक रेवोल्यूट जॉइंट ये लगा हुआ है। देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये वाली चीज़ जो है ये ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे होगी ये वाली, तो ये रेवोल्यूट जॉइंट है। इस एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट ऐसा ऐसे होगा, ये रेवोल्यूट जॉइंट है। इस एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे होगा, तो ये रेवोल्यूट जॉइंट है। तो 3 रेवोल्यूट जॉइंट है, मतलब इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी और कोई जॉइंट इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो ये रोबोट काम नहीं करने वाला। काम तो कर लेगा लेकिन स्पेस में काम करने लायक अभी ये नहीं बना है। तो स्पेस में अगर काम करने लायक बनाना है तो इसकी कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 6 या उससे ज़्यादा। 6 या उससे ज़्यादा अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दूंगा तो ये कोई भी 3D काम करने के सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ रेवोल्यूट जॉइंट के अनुसार देखूं तो अभी रेवोल्यूट जॉइंट तो उसमें सिर्फ 3 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और कौन से जॉइंट है अपने पास। यूनिवर्सल या हुक जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है,
ऐसा रेवोल्यूट जॉइंट जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो। देखिए एक ऐसी रॉड है, इस रॉड में मैंने ऐसे फंसा दिया और यहाँ पर भी इसमें एक एक्सिस है इधर पे, ठीक है, इधर साइड से भी एक जैसा ये है ऐसा ही इधर साइड से एक ऐसा लगा हुआ है, ऐसा। उन दोनों को एक साथ इमेजिन करिए। तो इधर साइड वाला कैसे मूव कर सकता है, ये वाला एक तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है और एक ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो ये रेवोल्यूट जॉइंट है, ये रेवोल्यूट जॉइंट की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये है कि मैं बताऊं कि साहब इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, एक बताऊं कि इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। तो दो चीजें बताना पड़ेंगी इसके बारे में, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इधर साइड वाले के भी 2 होंगी। तो टोटल पूरे जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 4, लेकिन एक पर्टिकुलर की कितनी है, 2, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, हुक जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट। स्फेरिकल जॉइंट क्या होता है, स्फेरिकल जॉइंट मतलब ऐसा मानिए कि ये कप है, इस कप में आपने बॉल फंसा दी। अब इस बॉल जो इसके अंदर है, बॉल इमेजिन करिए इसके अंदर बॉल है, उस बॉल को आप ऐसे तो नहीं निकाल के ले जा सकते, उस बॉल को आप ऐसे भी निकाल के नहीं ले जा सकते, उस बॉल को आप ऐसे निकाल के भी नहीं ले जा सकते, लेकिन उस बॉल को आप अंदर ही अंदर ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। मतलब मैं तीनों एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करा सकता हूं। अगर मैं तीनों एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करा सकता हूं, मतलब मुझे उसकी 3 चीजों की जानकारी देनी पड़ेगी, यानी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और लीनियर जॉइंट क्या होता है, लीनियर जॉइंट मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करना। तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर इन सभी के जॉइंट की, इन सभी की डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर जरा इस रोबोट को देखिए, इस रोबोट को देखिए, ये वाला कौन सा जॉइंट है, ये वाला कौन सा जॉइंट है नीचे, देखिए इसके इस बेस पर ये इस प्रकार घूमेगा, ऐसे घूम रहा होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ये किस प्रकार का जॉइंट है, ट्विस्टिंग जॉइंट है, ये वाला ट्विस्ट जॉइंट है। ट्विस्ट जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 1। रेवोल्यूट जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 1। रेवोल्यूट जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 1। ये वाला देखिए एक तो लीनियर है, ऐसा मूव कर सकता है, और हो सकता है ये ऐसे मूव भी कर सकता हो, गोल गोल भी मूव कर सकता है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा ऐसा भी मूव कर पाने की कैपेसिटी में हो और ऐसा भी मूव करने की कैपेसिटी में हो। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 2 जगह का 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ये। उसके बाद एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, और ये ट्विस्ट जॉइंट है, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब आप टोटल रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है आपकी 7। अगर 7 हो गई है इस रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये स्पेस का कोई भी काम कर सकता है ये रोबोट। क्यों कर सकता है, क्योंकि स्पेस में काम करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे 6 चाहिए। अगर मेरे पास 6 या उससे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये रोबोट किसी भी काम को करने में सक्षम है। स्पेस के कहीं पर भी आप इसको ले जाओ, कोई भी चीज़ उठवा लो, ये रोबोट आसानी से उठा लेगा, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 7 है। क्लियर है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो तो उसमें मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अब मेरे को इसके जॉइंट्स के बारे में मालूम चल गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे स्पेशल और प्लेनर मैनिपुलेटर के बारे में। आपको मैं बता चुका हूँ कि स्पेशल मैनिपुलेटर में जो है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 6 नहीं चाहिए, और प्लेनर में कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बोर्ड का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ, ओके। नेक्स्ट रिडंडेंट मैनिपुलेटर और अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिडंडेंट मैनिपुलेटर जो है, रिडंडेंट मैनिपुलेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अगर 6 से ज़्यादा है स्पेस के केस में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपकी 3 से ज़्यादा है प्लेन के केस में, तो उसको क्या बोलूँगा, रिडंडेंट मैनिपुलेटर। और अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर कब बोलूँगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 6 से कम है, और इस प्लेन के केस में 3 से कम है, उस केस में मैं क्या बोलूँगा, अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर। क्लियर, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग अनुसार उनको बांटा जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट, सबसे पहले उसके टास्क के आधार पर बात करते हैं कि ये किस किस प्रकार से काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक जॉब है और ये एक रोबोट है, रोबोट एक टूल लेकर आ रहा है और वो ड्रिलिंग करना है, उसको यहाँ यहाँ और यहाँ ड्रिलिंग करना है। कैसे ड्रिलिंग करना है मैं इसको आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक जॉब है, ये एक जॉब है, इस जॉब पर
यहाँ यहाँ और यहाँ ड्रिलिंग करना है तो ये रोबोट आएगा, ये रोबोट आके यहाँ ड्रिलिंग करेगा, यहाँ ड्रिलिंग करेगा, यहाँ ड्रिलिंग करेगा। मतलब टोटल पूरे टाइम कंटिन्यूसली इस जॉब के साथ ये रोबोट टच में नहीं रहा। तो जब तक वो कंटिन्यूसली टच में नहीं है रोबोट, ये रोबोट इस जॉब के साथ जब तक कंटिन्यूसली टच में नहीं है, तब तक मैं उस रोबोट को क्या बोलूँगा, पॉइंट टू पॉइंट रोबोट। और जब वो उसके साथ कंटिन्यूसली टच में है, उसको छोड़ ही नहीं रहा, जैसे बोर्ड था, ठीक है, तो ये किस प्रकार का रोबोट हो जाएगा, कंटिन्यूस रोबोट। पॉइंट टू पॉइंट रोबोट, कंटिन्यूस रोबोट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम करने वाला, कंटिन्यूस रोबोट मतलब कंटिन्यूसली काम करने वाला। ठीक है, आई गेस इस चीज़ में तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ये तो बहुत सरल चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ड, चलिए कंट्रोलर वाला भी देखते हैं, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट। ये समझिए क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट का क्या मतलब होता है, रोबोट कितने वर्क स्पेस में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक ये रोबोट है, ये रोबोट है आपका, इसको मैं बोर्ड पे ही बनाता हूँ। यहाँ देखिए इसको कि ये एक रोबोट है, ये एक रोबोट है। अब मुझे ये बताइए कि रोबोट किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। एक पेंसिल में यहाँ लगा दूँ, एक पेंसिल यहाँ लगा दूँ, एक पेंसिल यहाँ लगा दूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने कार्य क्षेत्र में काम कर सकता है, तो कैसे निकालेंगे आप, मुझे देखिए कैसा दिख रहा है। ये एक इस दिशा में जाने के लिए ये वाला स्लाइडर है, एक ही दिशा में जा सकता है, ऐसा, क्योंकि ये गोल ऐसे नहीं घूम सकता, ये गोल नहीं घूम सकता क्योंकि ये क्यूब है, तो ऐसे तो गोल नहीं घूम सकता, ये सिर्फ अंदर बाहर ऐसे हो सकता है, ऐसे। क्लियर। एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ऐसे काम कर रहा हूं, तो मैं कितना काम कर पा रहा हूं, इस एक लाइन पे काम कर पा रहा हूं, इस एक लाइन से, और मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, तो इधर जाता जा रहा हूं। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करें तो ऐसी लाइन बनती जा रही है, बहुत सारी ऐसी लाइन बनती जा रही हैं, ऐसी लाइन बनती जा रही है बहुत सारी। मतलब अगर आप ध्यान दें तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल आप इमेजिन कर पाएंगे, ऐसा ऊपर एक रेक्टेंगल इमेजिन कर पाएंगे। दो दिशाओं में काम किया है अभी मैंने, कौन सी दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में। अभी ये दिशा बची हुई है, ठीक है। अगर इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ऐसा, और हल्का सा इधर भी सरक रहा हूँ और नीचे भी जाता जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। चलिए मान लीजिए पहले मैं ऐसे चला गया, अब मैं इसी दिशा में ऐसे नीचे चला गया, नीचे जाकर अब मैंने ऐसे काम करना चालू किया, तो क्या होगा, नीचे एक इसी तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये काम भी तो कर रहा हूँ, ये भी तो काम करेगा, ये वाला भी काम कर रहा है। ऐसे काम करते हुए मैं इस दिशा में सरक रहा हूँ, ऐसे काम करते हुए अगर इस दिशा में सरकूंगा तो क्या हो रहा है, ये वाला एक प्लेन बन रहा है पूरा, ये क्यूबॉइड टाइप का आपको दिखने लगेगा। ध्यान देंगे अगर आप, तो ये पूरा कार्य क्षेत्र इसका एक क्यूबॉइड के शेप का दिखेगा। मतलब ये रोबोट जो है वो कितने वर्क स्पेस में काम करने के लिए सक्षम है, एक क्यूबॉइड के क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम है। ऐसा रोबोट जो क्यूबॉइडल वर्क शेप में काम कर लेता है, ऐसे रोबोट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट बोलते हैं। मतलब उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर, उसके कार्य क्षेत्र के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने उसको क्लासिफाई किया है। क्या क्लासिफाई किया है कि अगर कोई रोबोट एक क्यूबॉइड शेप में काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट। ठीक है, मतलब उसका वर्क स्पेस क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में काम कर रहा है। अगर अब मैं आपको बोलूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मतलब उसका वर्क स्पेस क्या होना चाहिए, एक सिलेंडर जैसा दिखना चाहिए। तो सिलेंडर जैसा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए मैं एक एक्सिस हूं, तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा एक कोई रोबोट चाहिए, ऐसी एक कोई जॉइंट चाहिए जो ऐसे गोल गोल घूमता हो, ऐसे गोल गोल घूमता हो। तो गोल गोल अगर घूम रहा है तो वो क्या काम कर पाएगा, देखिए इतना पूरे में उसने काम कर लिया, लेकिन ये तो एक सर्किल बना, ये वाला सर्किल बना। अगर बात करें तो ये एक सर्किल बना।
अब यही सर्किल ऊपर से नीचे तक आ जाए, ऐसे ही सर्किल कैसा हो जाए, मैं ऐसे ऊपर नीचे और होने लगूं, तो मैं कितना क्षेत्र कवर कर लूंगा, ये वाला। लेकिन अभी देखिए मैंने सिर्फ बाहर बाहर का क्षेत्र कवर किया है, अंदर का तो कुछ कवर नहीं किया। तो अंदर का अगर कवर करना है तो मुझे एक लीनियर जॉइंट ऐसा भी लगाना पड़ेगा। ये तो एक रोटरी जॉइंट लगा दिया मैंने ऐसा, एक लीनियर जॉइंट लगा दिया ऐसा, अब एक लीनियर जॉइंट लगाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो लीनियर जॉइंट क्या करेगा, वो इधर अंदर भी उसको पूरा कवर कर लेगा। तो अंदर भी कवर कर लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कौन कौन से जॉइंट लगाने पड़ेंगे, मुझे जॉइंट लगाने पड़ेंगे, एक तो रोटरी जॉइंट इसी डायरेक्शन में लगाने पड़ेगा, एक लीनियर और एक इस डायरेक्शन में लीनियर। मतलब मेरा रोबोट कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का रोबोट होगा मेरा। ये तो ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, यहाँ मैंने लगा दिया होगा कुछ इस प्रकार का रोबोट ऐसा, और यही वाली चीज़ को मैं ऊपर से नीचे तक मूव करा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का रोबोट होगा जिसमें ये वाली चीज़ गोल मूव कर रही है, ये वाली चीज़ भी ऊपर नीचे मूव कर रही होगी और ये वाली चीज़ आगे पीछे मूव कर रही होगी। तो मैं एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बना पाऊंगा। आपको तो सिंपल भाषा में ये सब नहीं समझना, आपको नॉर्मली ये समझना है कि इसमें क्या था, तीनों लीनियर जॉइंट थे, तीनों लीनियर जॉइंट थे जिससे मुझे क्यूबॉइड मिला। इसमें क्या होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको एक रोटरी जॉइंट है और दो लीनियर जॉइंट है। आया नहीं है, देखिए एक आपको रोटरी जॉइंट लगाना पड़ा, इसी डायरेक्शन में आपको मूव इधर कराना पड़ेगा। एक मैं ऐसे मूव कर रहा था, ये रोटरी था, ये लीनियर और ये लीनियर, दो लीनियर और एक रोटरी जॉइंट लगाना पड़ेगा, तब आपको सिलेंड्रिकल मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, दो रोटरी और एक लीनियर लगा दोगे तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे मिलेगा। देखिए स्फेरिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसा घूमिए आप गोल, तो एक सर्कल ये बन गए, एक आप ऐसे घूमिए इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करते करते गोल घूमिए। तो आप इमेजिन करिए क्या एक गोला बन रहा है ना गोला, एक तो ऐसे घूम गया मैं, एक गोला ऐसा, और फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे भी घूम रहा हूं, ऐसे पूरा गोल घूम रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए क्या एक स्फीयर बन रहा है, एक ग्लोब बन जाएगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल। लेकिन अभी स्फीयर के बाहरी बाहर काम हुआ है, अंदर काम नहीं हुआ। अंदर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी भी एक में मुझे कैसा काम करना पड़ेगा, ऐसा वाला, यहां से लेके यहां तक काम करे जो। तो एक लीनियर जॉइंट भी देना पड़ेगा। अगर एक लीनियर जॉइंट भी दे दूंगा तो मैं एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट बना पाऊंगा। रेवोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तीनों रोटरी जॉइंट होते हैं, तीनों रोटरी जॉइंट होंगे मतलब ये होलो स्फीयर बनाएगा, सॉलिड स्फीयर नहीं बनाएगा, ठीक है। तीनों रोटरी जॉइंट होंगे, तीनों रोटरी जॉइंट होंगे मतलब ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा और ऐसे घूम रहा होगा। लेकिन अंदर आने का कोई स्कोप नहीं बचेगा, सिर्फ बाहर बाहर क्षेत्र में काम कर सकता है, अंदर के क्षेत्र में काम नहीं करेगा। तो ये कौन से हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट के आधार पर क्लासिफिकेशन है। कार्टेशियन मतलब क्यूबॉइड शेप में काम करेगा, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप में काम करेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, 3 लीनियर जॉइंट चाहिए। सिलेंड्रिकल में 2 रोटरी और 1 लीनियर चाहिए, पोलर में हमें 2 रोटरी और 1 लीनियर चाहिए, रेवोल्यूट में तीनों लीनियर जॉइंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर के आधार पर क्या है, देखिए सर्वो और नॉन सर्वो। सर्वो मतलब देखिए मान लीजिए एक लड़की जा रही है, ठीक है। अब एक लड़की जा रही है, उस लड़की पर किसी एक लड़के ने कमेंट पास किया और लड़की ने पलटकर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन ये होगा कि वो लड़की जब दोबारा निकलेगी तो वो लड़का दोबारा कमेंट पास करेगा। क्यों, क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिला। क्योंकि अगर वो लड़की जब जा रही थी और उस लड़के ने अगर कमेंट किया तो लड़की ने अगर पलट के वहीं तमाचा मार दिया होता तो लड़के के पास फीडबैक पहुंच जाता कि भाई ये लड़की जब निकलेगी तो इस पे कमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसका फीडबैक आता है 5-5 छपा हुआ गाल पे, तो वो लड़का संभल जाएगा, ठीक है। क्या किया लड़के ने ये किया कि उसको फीडबैक मिला, फीडबैक ये मिला कि यार गलत है इधर लफड़ा, कमेंट करना गलत है इधर, तो वो कमेंट नहीं करेगा फीडबैक लेने के बाद। तो जो मशीन फीडबैक लेने के हिसाब से काम करती है, फीडबैक लेकर उसे सुधार कर काम करती हैं, वो कहलाती हैं सर्वो कंट्रोल्ड मशीन। और जो मशीन
फीडबैक नहीं लेती हैं, सिर्फ काम करती हैं, उन मशीनों को बोला जाता है नॉन सर्वो कंट्रोल मशीन। मतलब जो ऐसे रोबोट हैं जो फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद उनमें सुधार करके, उन कामों में सुधार करके फिर आगे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वो कंट्रोल रोबोट। और जो रोबोट्स फीडबैक नहीं लेते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन सर्वो कंट्रोल्ड रोबोट। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड बेस और मोबाइल। फिक्स्ड बेस मतलब जिनका बेस फिक्स होता है और एक ही जगह पर रहकर काम करते हैं। मोबाइल रोबोट मतलब जो चलते हुए काम करते हैं। अब जो फिक्स्ड बेस रोबोट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सीरियल और पैरेलल। देखिए सीरियल और पैरेलल का मतलब क्या है, जॉइंट्स से रिलेटेड है। अगर किसी रोबोट में जॉइंट जो है वो एक सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आप इस रोबोट को देखें, ये वाला जो रोबोट है, इस रोबोट में सारे जॉइंट्स लाइन से लगे हुए हैं। ये वाला जॉइंट, फिर ये जॉइंट, फिर ये जॉइंट, फिर ये जॉइंट, ये जॉइंट, सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए हैं। तो ये कैसा रोबोट है? लीनियर रोबोट है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे स्पाइडरमैन देखी हो, स्पाइडरमैन में आखिरी में वो मकोड़ा पहन आता है, उसमें क्या होता है, यहाँ से उसका एक हाथ निकलता है ऐसे, यहाँ से भी एक हाथ निकलता है ऐसे, यहाँ से भी एक हाथ निकलता है, यहाँ से भी एक हाथ निकलता है। पीछे वो फिक्स बेस है, उसकी कमर में लगे हुए हैं, लेकिन वो चार एक जैसे अलग अलग रोबोट हैं। ये एक रोबोट है, ये एक रोबोट है। ठीक है, इसके सारे जॉइंट्स एक लाइन में हैं, ये लीनियर रोबोट। इसके सारे जॉइंट एक लाइन में है, लीनियर रोबोट। लेकिन उन चारों को मिलाकर अगर आप एक रोबोट बोल रहे हो तो वो कहलाएंगे आपके पैरेलल रोबोट। क्यों पैरेलल रोबोट? क्योंकि वो पैरेलली जुड़े हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, वो चार रोबोट पैरेलली जुड़े हुए हैं। सीरियल मतलब जॉइंट अगर कैसे हो, आपके एक लाइन में जुड़े हुए हों, और पैरेलल मतलब एक जैसे जॉइंट पैरेलली जुड़े हुए हैं। ठीक है, मोबाइल में अगर व्हील लगा हुआ है तो व्हील्ड रोबोट, ट्रैक पे चल रहा हो तो ट्रैक्ड रोबोट, और लेग लगे हुए हैं तो लेग्ड रोबोट। इसमें तो कोई है ही नहीं बताने वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क स्पेस क्या होता है। रोबोट का जितने क्षेत्र में वो काम करता है वो उसका वर्क स्पेस होता है। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसमें डेक्स्ट्रस और रीचेबल क्या होता है? देखिए, अगर किसी रोबोट को किसी पॉइंट पर सिर्फ एक जगह, एक ओरिएंटेशन में काम, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ यहीं तक जा सकता है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ये पेन यहाँ रखा है, इसको उठाना है, तो इस पेन को उठाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन मौजूद है, और वो पोजीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ रखा है, ऐसे देखिए तो सही से दिखेगा। मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन मौजूद है कि मैं इस हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊँ और ऐसे पकड़ लूँ। इसके अलावा कोई और तरीका है जो मैं इस पेन को पकड़ सकूँ? नहीं है। लेकिन अगर ये पेन यहाँ होता तो मैं इसको कैसे पकड़ सकता था? ऐसे पकड़ सकता था, या मैं इसको ऐसे पकड़ सकता था। अगर रोबोट होता तो मेरा हाथ ऐसे भी मुड़ सकता था और मेरा हाथ ऐसे भी मुड़ सकता था। इस चीज़ को आप इधर देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ये दो लिंक जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये एक पेन लगा हुआ है और इस पॉइंट तक पहुंचना है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस लिंक के जरिए मेरे पास एक ही ये रास्ता है, यहाँ से ये फिक्स है कि मैं यहीं तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये अगर सर्किल है तो आप देख सकेंगे कि ये एक रेडियस है। ठीक है, इस सर्किल के अंदर, लेकिन अगर मैं कहीं पर भी हूँ, इस सर्किल के अंदर अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ से मैं देखिए ऐसे भी आ सकता हूँ इसके पास, और ऐसे भी आ सकता हूँ इसके पास। मतलब अगर मैं एक ही ओरिएंटेशन में किसी पॉइंट के पास पहुँच पा रहा हूँ, एक ही पॉइंट पे, तो उसको बोलता हूँ रीचेबल वर्क स्पेस। क्या बोलता हूँ? रीचेबल वर्क स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक ओरिएंटेशन से पहुँच सकता हूँ तो ऐसी जगह को बोलूँगा डेक्स्ट्रस वर्क स्पेस। ठीक है, डेक्स्ट्रस कार्य क्षेत्र और रीचेबल कार्य क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। देखिए ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप एज ए SDM कहीं रोबोट वगैरह खरीदने जाएंगे तो वो आपको रोबोट बेचने से पहले आपसे बोलेगा सर कितने रेजोल्यूशन का रोबोट चाहिए, कितनी एक्यूरेसी का रोबोट चाहिए, कितनी रिपीटेबिलिटी का रोबोट चाहिए। तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि रिपीटेबिलिटी क्या क्या मतलब है रोबोट के सेंस में, एक्यूरेसी का क्या मतलब है, और
रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। तो देखिए रिजोल्यूशन का क्या मतलब है, कितने कम स्पेस में वो काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए इस टिप पर काम करना है, इस पेन की टिप पर काम करना है रोबोट को, तो इस पेन की टिप और उसके जस्ट नीचे कितनी एक्यूरेसी से वो काम कर पा रहा है, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ रोबोट। क्या है, स्मॉलेस्ट अलाउेबल पोजीशन इंक्रीमेंट, क्या वो 1 mm मूव कर पा रहा है, क्या वो 0.1 mm मूव कर पा रहा है, ये आपको देखना है। कृषि क्षेत्र में आपको 0.1 mm मूव कराने की जरूरत है क्या, नहीं, तो आप कृषि क्षेत्र में लो रिजोल्यूशन का रोबोट भी ला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए रोबोट खरीद रहे होंगे तब आपको हाई रिजोल्यूशन रोबोट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, प्रिसीजन विद विच द कंप्यूटेड पॉइंट कैन बी रीच्ड। हमने ये 0.1 mm रेजोल्यूशन का रोबोट ले आए, लेकिन क्या वो 0.1 mm पोजीशन पर एक्यूरेसी से काम कर रहा है। 0.1 mm पर मुझे ए लिखवाना था, मैंने ए लिखवाया तो उसने ऐसा लिखने की जगह ऐसा ए लिख दिया, तो क्या ये एक्यूरेट रोबोट है, नहीं। मतलब मैंने जो उसे कमांड दी है, क्या उस कमांड पर वो बहुत एक्यूरेटली काम, उसी कमांड के अकॉर्डिंग सही से काम करने में कितना सक्षम है, उसको बोलता हूं एक्यूरेसी ऑफ रोबोट। और उसी काम को वो कितनी बार 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 एक्यूरेसी से कर सकता है, दैट इज रिपीटेबिलिटी। क्लियर, रिजोल्यूशन क्या है, कितने कम इंक्रीमेंट, कितनी कम पोजीशन इंक्रीमेंट कर सकता है, मतलब 0.1 जा सकता है, 1 mm जा सकता है, 2 mm जा सकता है, कितना mm वो कम से कम चल सकता है, दैट इज रिजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन पर वो कितने अच्छे से एक्यूरेसी से काम कर सकता है, एक्यूरेसी, और उसी एक्यूरेसी से वो बार बार कितनी बार काम कर सकता है, दैट इज रिपीटेबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, अगर इसी लेक्चर को मुझे 10 बार 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 दोहराना पड़े तो जो 10वीं बार मैं दोहरा रहा हूँ वो कितनी एक्यूरेसी से दोहरा रहा हूँ, दैट इज रिपीटेबिलिटी। ओके, तो ये रोबोटिक्स का पार्ट था, ये प्री का पार्ट था जो प्री में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन हमने इस बार के पेपर में देखा कि इस बार इस सारी चीज़ों से कुछ ना पूछते हुए उसने रोबोट से ही पूछा, इसलिए हम रोबोट के बारे में भी देखेंगे ताकि हम इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि वो रोबोट से भी पूछ ले तो हम आंसर करने के लिए सक्षम रहें। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको यही सब दे रखा है, सिलेबस में आपको रोबोटिक्स के बारे में दे रखा है। तो हमने अभी बात करी है आपकी हिस्ट्री की, रोबोट के इंट्रो की, रोबोटिक्स क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, वर्क स्पेस क्या होता है, उसका कितने प्रकार के रोबोट होते हैं, सबके बारे में हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा आपसे, फिर उसके बाद हम मेंस के सिलेबस में जो रोबोट्स है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।